हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लॉट पैराडॉक्स। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाते रहें। आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सीरीज़ का दूसरा मूवी यानी कैप्टन मार्वल को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि ये मूवी कैप्टन अमेरिका की एक्चुअल टाइमलाइन के बाद की मूवी है। तो चलिए मूवी को समझते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें वर्स को दिखाया जाता है जो बहुत घायल है और उसके शरीर से नीले रंग का खून निकल रहा होता है। वो एक औरत को अपने पास खड़ी हुई देखती है जिसके हाथ में हथियार है और दूर से एक साया उन्हें मारने आ रहा है। और तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है और तब हमें पता चलता है कि वो दरअसल में एक सपना देख रही थी। अब उसे उसके हाथ पर कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और तब हम देखते हैं कि वर्स अभी हाला नाम के एक प्लेनेट पर है। हाला एमसीयू में क्री एम्पायर का होम प्लेनेट है। क्री एक पावरफुल एलियन रेस है जो एमसीयू में दिखाई गई है। ये लोग ब्लू या ह्यूमन जैसे दिखते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस होते हैं। ये उस एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन का कैपिटल है जहाँ से क्री लोग रूल करते हैं। इसके बाद वर्स अपने लीडर योन रॉक के पास जाती है जिसे वो अपना मेंटोर मानती है और उसे ट्रेन करने के लिए कहती है। लेकिन योन कहता है कि तुम्हें नींद की दवाई लेनी चाहिए। वर्स कहती है इससे फिर मुझे वो अजीब अजीब सपने आएंगे। यानी कि योन को भी वर्स के उन सपनों के बारे में पता है जो उसे हर रोज आते हैं, इसीलिए योन वर्स को ट्रेन करता है। दरअसल वर्स क्री एम्पायर की स्टार फोर्स टीम की एक मेंबर है। क्री एम्पायर की स्टार फोर्स टीम एमसीयू में एक एलिट मिलिट्री यूनिट है जो क्री एम्पायर के लिए काम करती है। स्टार फोर्स एक ऐसी टीम है जो गैलेक्सी के अलग अलग प्लैनेट पर जाके क्री के एनिमीज से लड़ते हैं, खासकर स्क्रल्स जो उनके पुराने दुश्मन हैं। स्क्रल्स एक एलियन जाति है जो किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। ये लोग सेफ शिफ्टिंग में एक्सपर्ट होते हैं, मतलब ये किसी भी इंसान की शक्ल, आवाज़ या कपड़ों तक को कॉपी कर सकते हैं। स्टार फोर्स टीम का लीडर होता है योन रॉक और वर्स इस टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। स्टार फोर्स के मेंबर्स हाईली ट्रेंड वॉरियर्स होते हैं और हर किसी के पास अलग अलग पावर्स और स्किल होते हैं। अब ट्रेनिंग के दौरान योन वर्स से उसके सपनों के बारे में पूछता है, लेकिन वर्स ठीक से जवाब नहीं दे पाती। इसीलिए योन कहता है कि तुम्हें बीती बातों को भूलना होगा। यानी कि वर्स के अतीत में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे उसे बार बार अजीब अजीब से सपने आते हैं। ट्रेनिंग में वर्स योन से हार रही होती है, लेकिन फिर अचानक वो अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज करती है और इससे योन बहुत दूर जाकर गिरता है। इससे हमें पता चलता है कि वर्स के पास कुछ अनोखी शक्ति है, लेकिन फिलहाल उसे उन शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं आता। इसीलिए वो गलती से योन के ऊपर हमला कर देती है। योन उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी शक्तियों पर काबू पाना होगा, नहीं तो तुम्हें सुप्रीम इंटेलिजेंस के पास भेजना होगा। दरअसल सुप्रीम इंटेलिजेंस क्री एम्पायर का एक पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये एक सुपर कंप्यूटर जैसा सिस्टम है जो पूरे क्री सिविलाइजेशन को कंट्रोल करता है। जब कोई इससे मिलता है तो ये उसी रूप में दिखाई देता है जो उसे उस व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसका काम होता है किसी को गाइड करना या उसे कंट्रोल में लाना। और अगर वर्स को इस एआई के सामने भेजा गया तो उसकी सभी यादें और इमोशंस और भी दब जाएंगे और वर्स अपने अतीत के बारे में कभी भी नहीं जान पाएगी। योन उससे कहता है कि तुम्हारी शक्तियों का सही इस्तेमाल कैसे करना है ये सिखाने की जिम्मेदारी सुप्रीम इंटेलिजेंस ने मुझे दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीख जाओ और अपने दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। और फिर ना चाहते हुए भी वर्स को सुप्रीम इंटेलिजेंस से मिलने जाना पड़ता है और अब वो एआई उसके सामने आती है और उसी औरत का रूप धारण करती है जिसे वर्स कई बार अपने सपनों में देख चुकी है। वर्स हैरान होती है और कहती है कि मैं आपको नहीं जानती, लेकिन फिर भी आप मुझे पहचानी सी लगती है। सुप्रीम इंटेलिजेंस कहती है ये चेहरा तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुम मुझे इस रूप में देख रही हो। ये तुम्हारा माइंड डिसाइड करता है। सुप्रीम इंटेलिजेंस उसे बताती है कि तुम्हारे अंदर इमोशंस है जो तुम्हें कमज़ोर बना रहे हैं। तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। क्री होने का मतलब है डिसिप्लिन, लॉयल्टी और कंट्रोल। वर्स कहती है कि मुझे लगता है कि मैं रेडी हूँ, लेकिन वो भी जानती है कि वो अंदर से कंफ्यूज्ड है। सुप्रीम इंटेलिजेंस का मकसद होता है वर्स को एक ओबीडिएंट सोल्जर बनाए रखना। वो नहीं चाहती कि वर्स अपने पास्ट को याद करे। इस कॉन्वर्सेशन में वो उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सुप्रीम इंटेलिजेंस का टोन सॉफ्ट होता है, लेकिन उसके वर्ड्स में कंट्रोल छुपा होता है। और अब वो एआई उससे ये भी कहती है कि स्क्रल्स एक खतरनाक सेफ शिफ्टर स्पीसीज है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, क्री एम्पायर को बर्बाद करना। इसीलिए वर्स को उसका पहला मिशन दिया जाता है, जाओ और स्क्रल्स को ढूंढकर मार डालो। अब वर्स अपने स्टार फोर्स टीम के साथ नए मिशन पर निकल जाती है। ये मिशन होता है क्री के एक जासूस को वापस ले आना जो अभी टोरफा नामक एक प्लेनेट पर छुपा हुआ है और इस प्लेनेट पर अभी स्क्रल का कब्जा है। उन्हें स्क्रल्स के जनरल तालोस से पहले उस जासूस को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वो तालोस के हाथों पकड़ा गया तो उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो तालोस को पता चल जाएगा और इससे वो सभी क्री को मार देगा। और अब वो लोग टोरफा तक पहुंच जाते हैं
और अपने जासूस को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ स्क्रल्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और इधर वर्स को वो जासूस मिल जाता है। लेकिन अचानक वो जासूस वर्स के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल वो जासूस कोई और नहीं बल्कि स्क्रल्स का जनरल तालोस होता है, जो उस जासूस का रूप धारण किए हुए था। अब वो उसे बेहोश कर देता है और इधर वर्स के साथी भी हारने लगते हैं, इसीलिए वो भी अपने शिप में वापस चले जाते हैं। और फिर तालोस वर्स को अपने साथ ले जाता है और उसके दिमाग को स्कैन करता है। इस प्रोसेस में हमें वर्स के असली पहचान के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि वो कौन है और कहाँ से आई है। तब हमें ये पता चलता है कि वो अर्थ से है, जहाँ वो सेना में एक पायलट थी। और उसकी यादों में हम उस औरत को भी देखते हैं जिससे वो बार बार अपने सपनों में देखा करती थी, यानी कि एआई ने जिसका रूप धारण किया हुआ था। उनका नाम होता है डॉक्टर वेंडी लॉसन। दरअसल तालोस वर्स की यादों में लॉसन को ही ढूंढ रहा था कि वो कहाँ पर है। तालोस को अभी भी पता नहीं होता कि वो अर्थ से है। वो सिर्फ इतना बताता है कि लॉसन को ढूंढ लो, उसके जरिए ही हम लाइट स्पीड इंजन तक पहुंच सकते हैं, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन तभी अचानक वर्स होश में आ जाती है, इसीलिए वो माइंड कनेक्शन टूट जाता है। तालोस अपने आदमियों से पूछता है डॉक्टर लॉसन के लोकेशन के बारे में कुछ पता चला। उसके आदमी बोलते हैं कि उनका एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन ये पता चला है कि वो प्लेनेट C53 पर हैं और हम सीधे वही जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक वर्स अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने आप को आज़ाद कर लेती है, इसीलिए तालोस को डॉक्टर लॉसन के एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चलता। और अब वर्स तालोस को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तालोस कहता है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए था। वर्स कहती है कि तुमने मेरे दिमाग में क्या डाला। तालोस कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं डाला, वो तुम्हारी यादों में पहले से ही थी। लेकिन वर्स कहती है कि ये मेरी यादें नहीं है। इसीलिए तालोस उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप में नहीं हो, तुम क्री के जाल में फंस गए हो, वो लोग तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। वर्स तालोस से पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तालोस कहता है कि हमें डॉक्टर लॉसन और उनके बनाए गए लाइट स्पीड इंजन का लोकेशन चाहिए। लेकिन वर्स कहती है कि मैं किसी डॉक्टर लॉसन को नहीं जानती। तब तालोस उससे कहता है कि अच्छा, फिर वो तुम्हारी यादों में क्या कर रही थी। और तभी बहुत सारे स्क्रल्स वर्स के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन सबको हरा कर वहाँ से एक पॉड के जरिए भागने की कोशिश करती है। लेकिन तालोस उस पॉड के नेविगेशन सिस्टम पर अटैक करके उसे तोड़ देता है। लेकिन फिर भी वर्स उस पॉड को लेकर निकल जाती है। दरअसल तालोस वर्स को अपने साथ एक शिप पर कैद करके रखा हुआ था और अब तक वो लोग प्लेनेट C50 के बहुत नज़दीक आ चुके हैं, इसीलिए वर्स उस टूटे हुए पॉड से उसी प्लेनेट पर गिर जाती है। और इधर तालोस और उसके साथी भी इस प्लेनेट पर आ जाते हैं। दरअसल ये C53 प्लेनेट कोई और नहीं बल्कि हमारा प्लेनेट यानी अर्थ है। अब उतरते ही तालोस और उसके साथी इंसानों का रूप धारण कर लेते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। अब इधर वर्स योन रॉक से कांटेक्ट करके उसे बता देती है कि वो अभी प्लेनेट C53 पर है और वो अब तक उसके साथ जो भी हुआ वो सब उसे बता देती है। लेकिन योन प्लेनेट C53 और डॉक्टर लॉसन का नाम सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है। वर्स उसे बताती है कि स्क्रल्स को लगता है कि लॉसन के पास लाइट स्पीड इंजन का फॉर्मूला है, मुझे लॉसन को ढूंढना होगा। अगर मुझसे पहले स्क्रल्स को लॉसन मिल गया तो वो लोग सब कुछ खत्म कर देंगे। और इसीलिए अब योन और उसके साथी प्लेनेट C53 यानी अर्थ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी अचानक उन लोगों का कनेक्शन टूट जाता है और तभी वर्स के पास पुलिस आ जाती है और हम निक फ्यूरी और एजेंट कोल्सन को देखते हैं जो उससे पूछताछ करने के लिए आते हैं। इसीलिए वर्स उन्हें स्क्रल्स के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन वो लोग वर्स की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। फिर वो लोग उसे अरेस्ट करने ही वाले होते कि तभी अचानक एक स्क्रल इन लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन वर्स उन सब लोगों को बचा लेती है और अब वो स्क्रल का पीछा करती है और निक फ्यूरी और एजेंट कोल्सन भी उनका पीछा करते हैं। वो स्क्रल एक ट्रेन के अंदर घुस जाता है और वर्स भी उसे पकड़ने के लिए उस ट्रेन में चढ़ जाती है। अब वो स्क्रल फिर से अपना रूप बदल लेता है ताकि वर्स उसे पहचान न सके, लेकिन फिर भी वर्स उसे पहचान लेती है क्योंकि वो स्क्रल जिस औरत का रूप धारण करता है वो औरत पिछले सीजन पर उतर गई थी और वर्स ने उसे उतरते हुए देखा भी था। और अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। इस लड़ाई में उस स्क्रल से एक डिवाइस गिर जाता है और वर्स उसे उठा लेती है, लेकिन फिर भी वो उस स्क्रल का पीछा नहीं छोड़ती। और इधर निक फ्यूरी और एजेंट कोल्सन भी उनके पीछे लगे हुए हैं। और तभी निक फ्यूरी को एक कॉल आता है। जिसने कॉल किया है वो कहता है कि सर, मैं एजेंट कोल्सन बात कर रहा हूँ, मैं अभी तक उसी जगह पर हूँ, आप लोग निकल गए क्या? और तब हमें पता चलता है कि अब तक गाड़ी में निक फ्यूरी के साथ जो बैठा हुआ था वो एजेंट कोल्सन नहीं बल्कि एक स्क्रल था। इसीलिए अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। वो स्क्रल बहुत ताकतवर है और फ्यूरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इससे वो स्क्रल मारा जाता है। और इधर वर्स भी आखिरी स्टेशन पर उतर जाती है।
लेकिन वो स्क्रल उसके हाथ से छूट जाता है। वर्स उस डिवाइस को जो उस स्क्रल से गिर गया था उसे स्कैन करती है और इससे उसे कुछ तस्वीर दिखती है और उन तस्वीरों में उसे एक जगह के बारे में पता चलता है और फिर वो एक मैप देखती है और उस मैप में उसे वो लोकेशन मिल भी जाता है। इसीलिए वो एक कपड़ों की दुकान से कपड़े और एक बाइक चुरा कर वहाँ से भाग जाती है और इधर फ्यूरी उस मरे हुए स्क्रल को एक्सपेरिमेंट के लिए लेके आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो एक एलियन है। अब वो अपने सीनियर को वर्स और स्क्रल के बारे में सब कुछ समझाता है। इसीलिए उसका बॉस उसे बोलता है अब ये मिशन तुम्हें अकेले ही संभालना होगा, किसी के ऊपर भी यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन फ्यूरी के जाते ही उसका बॉस उस स्क्रल से कहता है अलविदा मेरे दोस्त, जो हमने शुरू किया था उसे मैं ज़रूर ख़त्म करूँगा। और तब हमें पता चलता है कि स्क्रल्स का लीडर यानी तालोस ने फ्यूरी के बॉस का रूप धारण कर रखा है। और इधर वर्स उस लोकेशन तक पहुंच जाती है जिस जगह को उसने उन तस्वीरों में देखा था और उस जगह को देखकर उसे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आने लगता है और तभी वहां पर फ्यूरी भी आ जाता है। अब वो दोनों स्क्रल्स को लेकर एक दूसरे से बात करते हैं। फ्यूरी वर्स को अपने बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन वर्स उसे पेगासस के बारे में पूछती है। दरअसल पेगासस एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो अर्थ के मिलिट्री और नासा के साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। इसका पूरा नाम था प्रोजेक्ट पेगासस। ये एक रिसर्च फैसिलिटी था जहां पर डॉक्टर वेंडी लॉसन काम करती थी। और वर्स ने फ्यूरी को पेगासस कहाँ है ये इसीलिए पूछा क्योंकि उसके कुछ यादें उस जगह से जुड़ी हुई थी। जब उसकी यादें धुंधली थी तब भी उसे पेगासस नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा था। उसके दिमाग में वो फ्लैशेस और सपने आते थे जिसमें वो एक फैसिलिटी, डॉक्टर लॉसन और एक प्लेन क्रैश के बारे में देखती थी। उससे लग रहा था कि उसकी असली पहचान और पास्ट पेगासस से जुड़ी हुई हो सकती है। इसी कॉन्फ्यूजन और जवाब की तलाश में उसने फ्यूरी से उस जगह के बारे में पूछा ताकि वो अपने पास्ट को समझ सके। इसीलिए अब वो दोनों पेगासस के लिए निकल जाते हैं और कार में वर्स फ्यूरी को अपने बारे में सब कुछ बताती है कि वो कौन है और कहाँ से आई है। और अब वो लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वो एक सीक्रेट मिलिट्री रिसर्च सेंटर है। अब वो लोग वहाँ पर डॉक्टर वेंडी लॉसन के बारे में पूछते हैं और इसीलिए उन्हें एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है। लेकिन क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। अब फ्यूरी एक पेजर से सील्ड्स के बाकी एजेंट्स को मैसेज भेजता है ताकि वो लोग आकर उन्हें छुड़ा ले। दरअसल पेजर एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कुछ हाई प्रोफाइल लोग छोटे छोटे मैसेज भेजने के लिए यूज़ किया करते थे मोबाइल फ़ोन से पहले। और इसके बाद फ्यूरी चालाकी से वर्स को लेकर उस कमरे से निकल जाता है और तभी उन्हें वहाँ पर एक बिल्ली मिलती है जिसका नाम होता है गूज। और अब वो दोनों उस जगह के रिकॉर्ड रूम में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें डॉक्टर वेंडी लॉसन के बारे में पता चलता है। उन्हें उस फाइल में लॉसन के लाइट स्पीड इंजन का फॉर्मूला भी दिखता है जिस इंजन को स्क्रल्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट के द्वारा रोक दिया गया था। अब फ्यूरी को वहाँ पर लॉसन का लिखा हुआ एक डायरी और कुछ फोटोज मिलते हैं, लेकिन वो डायरी क्री लैंग्वेज में लिखा हुआ था। इससे उन दोनों को पता चलता है कि लॉसन असल में इंसान नहीं बल्कि एक क्री है। लेकिन फ्यूरी कहता है कि लॉसन अभी इस दुनिया में नहीं रहा। फ्यूरी उनके फाइल को पढ़कर वर्स को समझाता है कि दरअसल 1989 में वो बिना परमिशन के एक प्लेन को उड़ाने ले गई अपने एक को पायलट के साथ, लेकिन उस टेस्ट फ्लाइट के दौरान वो प्लेन क्रैश कर गया और इससे लॉसन और वो को पायलट दोनों मारे गए। इसीलिए यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है ताकि वो चीज़ दोबारा ना हो। और इस एक्सीडेंट में वो लाइट स्पीड इंजन तबाह हो जाता है। वर्स पूछती है कि वो पायलट कौन था। फ्यूरी बताता है कि यहाँ साफ साफ कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन जिसने उन दोनों को आखिरी बार देखा था वो थी मारिया रैम्बो। और अब वर्स को कुछ कुछ चीज़ें याद आने लगती है। इधर फ्यूरी ने पेजर से जो मदद मांगा था उसका रिप्लाई आ जाता है, यानी कि उसके साथी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब वर्स वहाँ पर रखे हुए एक फ़ोटो को देखती है जिसमें डॉक्टर लॉसन और मारिया रैम्बो के साथ वो खुद को भी देखती है और अब उसे फिर से कुछ कुछ चीज़ें याद आने लगते हैं। दरअसल वर्स एक एयरफोर्स पायलट थी जिसे डॉक्टर वेंडी लॉसन ने एक सीक्रेट मिशन के लिए चुना था। लॉसन असल में एक एलियन थी जिसका असली नाम था मार्वेल। उस दिन वो दोनों उस लाइट स्पीड इंजन को टेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो प्लेन क्रैश कर गया और उसमें लॉसन मारे गए। और एक बार फिर से वो यॉन से कांटेक्ट करती है। वो उससे बताती है कि मैं लॉसन के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, तुम मुझसे और क्या क्या छुपा रहे हो। यॉन उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताता, बस इतना कहता है कि लॉसन एक अंडरकवर क्री जासूस थी जिसका असली नाम था मार्वेल। वो एक अनोखी एनर्जी सोर्स पर काम कर रही थी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिससे हम जंग जीत सके। लेकिन यहाँ उसे यॉन पर शक होने लगता है क्योंकि लॉसन ने एक बार उससे कहा था कि हमारा काम जंग लड़ना नहीं बल्कि उसे ख़त्म करना है। और अब वहाँ पर सील्स के एजेंट आ जाते हैं और तालोस जो फ्यूरी के सीनियर का रूप धारण किए हुए है वो भी उनके साथ आता है। लेकिन लिफ्ट पर फ्यूरी का सीनियर उससे निकोलस कह के पुकारता है और यहाँ पर फ्यूरी को उस पर शक हो जाता है कि कहीं वो स्क्रल तो नहीं। दरअसल फ्यूरी का असली नाम है निकोलस जोसेफ फ्यूरी,
लेकिन कोई भी उसे निकोलस कह के नहीं पुकारता। सब लोग उसे निक फ्यूरी के नाम से जानते हैं, यहाँ तक कि उसका सीनियर भी। और ये कंफर्म करने के लिए फ्यूरी उसे एक चीज कहता है कि चलिए इसे वैसे ही खत्म करते हैं जैसे हमने एक बार हवाना में किया था। और ये सुनकर उसका सीनियर भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, जैसा एक बार हमने हवाना में किया था। और अब फ्यूरी को पूरा यकीन हो जाता है कि वो एक स्क्रल है, क्योंकि ऐसी कोई घटना कभी हुआ ही नहीं था। और अब फ्यूरी उससे झूठ बोलकर लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। और उधर वर्स योन को बताती है कि मुझे यहाँ कुछ मिला है जिससे मुझे ये लगता है कि मैं यहीं से हूँ, यानी C-53 से। योन कहता है कि जरूर इसमें स्क्रल्स का कोई चाल होगा, लेकिन वर्स उसे झगड़ने लगती है। इसीलिए अब योन फिर से उसका ब्रेन वॉश करने लगता है कि अपने ट्रेनिंग को याद करो, अपने जज्बातों को काबू में रखो, हम जल्द ही C-53 तक पहुंचने वाले हैं। और इधर तालोस को भी फ्यूरी पर शक हो जाता है कि शायद फ्यूरी को पता चल गया है कि वो उसका सीनियर नहीं बल्कि एक स्क्रल है। इसीलिए वो बाकी के सभी एजेंट्स को फ्यूरी और वर्स दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। अब वर्स वहां से भाग रही होती है, लेकिन फ्यूरी को बचाने के लिए वो रुक जाती है। और अब सील्स के एजेंट्स फ्यूरी और वर्स को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार तालोस फ्यूरी को पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। तालोस बहुत ताकतवर है क्योंकि वो एक स्क्रल है, एक एलियन, इसीलिए फ्यूरी उससे हारने लगता है। लेकिन तब भी वहां पर वर्स आ जाती है और वो तालोस पर हमला करके फ्यूरी को बचा लेती है। अब वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एजेंट कोल्सन उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन उसे फ्यूरी पर पूरा यकीन होता है, इसीलिए वो उन्हें छोड़ देता है। और अब वो दोनों एक एडवांस फाइटर प्लेन में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वो बिल्ली यानी गूस जिसे हमने लाइब्रेरी में देखा था, वो भी उनके साथ उस प्लेन में चढ़ जाती है। अब वर्स फ्यूरी को वो फोटो दिखाता है जिसमें वो मारिया रैम्बो और डॉक्टर लॉसन के साथ थी और उससे कहती है कि मुझे लगता है कि डॉक्टर लॉसन की को पायलट कोई और नहीं बल्कि मैं थी। उस प्लेन क्रैश में मेरी याददाश्त चली गई, लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए हमें मारिया रैम्बो के पास जाना होगा। और इसीलिए अब वो लोग मारिया से मिलने के लिए निकल जाते हैं। और इधर स्टारफोर्स की टीम C-53 की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन तभी रोनन उनसे कांटेक्ट करता है और वो स्टारफोर्स के लीडर यानी योन से बात करता है। वो कहता है कि स्क्रल्स कहाँ पर छुपे हुए हैं ये हमें बता दो, हम उन्हें ढूंढकर खत्म कर देंगे। योन कहता है कि कैसे, पूरे ब्रह्मांड को खत्म करके? नहीं, हम संभाल लेंगे, फिलहाल वो कहाँ है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। रोनन कहता है कि ठीक है, लेकिन एक भी स्क्रल बचना नहीं चाहिए, नहीं तो हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। यानी कि योन उसे सच नहीं बताता, क्योंकि अगर उसने रोनन को सच बता दिया तो वो प्लेनेट C-53 को बर्बाद कर देगा और इससे योन का असली मिशन खराब हो जाएगा। दरअसल वर्स की यादों में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो योन को चाहिए, इसीलिए वो रोनन से झूठ बोलता है। रोनन एक क्री वॉरियर है जो इस मूवी में एक सजा देने वाले के रूप में दिखाया गया है। वो क्री एम्पायर के लिए काम करता है और उसका काम होता है दूसरे प्लैनेट्स पर अटैक करना, उन्हें सजा देना या उस पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना अगर क्री एम्पायर का हुक्म हो तो। इस मूवी में रोनन को एक साइड विलेन की तरह दिखाया गया है, लेकिन बाद में यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के फर्स्ट मूवी में वो मेन विलेन बनता है। और अब इधर वर्स और फ्यूरी मारिया रैम्बो तक पहुंच जाते हैं। वहां पर मारिया और उसकी बेटी मोनिका होती है। अब मोनिका वर्स को देखकर उसे कैरल कह के पुकारती है और मारिया भी उसे देखकर चौंक जाती है। वर्स मारिया और उसकी बेटी को स्क्रल्स, लॉसन और अपने बारे में सब कुछ बताती है। और अब मारिया वर्स के पास्ट के बारे में उसे सब कुछ बताती है और ये भी बताती है कि तुम्हारा नाम वर्स नहीं बल्कि कैरल डैनवर्स है। और अब मोनिका उसे कुछ फोटोज दिखाती है जिन्हें देखकर उसे और भी बातें याद आने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर तालोस आ जाता है। उसे वहां पर देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन वो किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं बल्कि कैरल से बात करने के लिए आया है। वो सब लोगों से बहुत अच्छे से पेश आता है। वो कैरल से ये भी कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे पास वो ब्लैक बॉक्स है जिसमें तुम्हारी आवाज की एक रिकॉर्डिंग है 6 साल पहले वाले प्लेन क्रैश की। मारिया ये सुनकर चौंक जाती है क्योंकि उसे बताया गया था कि वो ब्लैक बॉक्स प्लेन के साथ जल गया था। दरअसल ब्लैक बॉक्स एक डिवाइस होता है जो प्लेन के अंदर होता है और प्लेन के सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है, जैसे कि पायलट की बातें और प्लेन की स्पीड, हाइट, डायरेक्शन, यानी सब कुछ। और क्रैश के बाद इसे यूज करके पता लगाया जाता है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तालोस कैरल से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और इसीलिए अब सब लोग उस ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जिसमें कैरल और डॉक्टर लॉसन उस लाइट स्पीड इंजन वाले प्लेन में एक दूसरे से बात करते हैं और वो भी क्रैश से पहले। वो लोग उस इंजन को टेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं। लॉसन उससे कोऑर्डिनेशन देती है और कहती है कि वहां जाए जहां उनकी लैब है, लेकिन तभी उनके पीछे से एक एडवांस स्पेसशिप उन पर हमला कर देता है। कैरल पूछती है कि इन्हें क्या चाहिए
लॉसन कहती है कि मुझे और मेरे काम को और तेज चलाओ। वो शिप इनका पीछा नहीं छोड़ता। कैरल मुश्किल से बचती रहती है, लेकिन आखिरकार वो स्पेसशिप इनके प्लेन पर हमला करके उसे गिरा देता है। इस हमले में वो प्लेन बहुत बुरी तरह से तबाह हो जाता है, लेकिन लॉसन बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब कैरल देखती है कि लॉसन के सर से नीले रंग का खून निकल रहा है। इसीलिए लॉसन कैरल को अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि वो कौन है और कहाँ से आई है। वो कैरल से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, बस वो कोऑर्डिनेट्स याद रखना। जो मैंने शुरू किया था वो तुम्हें ख़त्म करना है और उनकी टेक्नोलॉजी उन दुश्मनों के हाथ ना लगे। इसीलिए वो उस लाइट स्पीड इंजन को तबाह करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी दूर से कोई उन्हें मार देता है और वो और कोई नहीं बल्कि यॉन रॉग होता है। वो कैरल को भी मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी कैरल उस लाइट स्पीड इंजन पर गोली चलाकर उसे तबाह कर देती है ताकि क्री के लोग उस टेक्नोलॉजी को हासिल ना कर सके। और जैसे ही वो इंजन ब्लास्ट होता है, उससे निकलने वाली एनर्जी वेव डायरेक्ट कैरल के शरीर से टकराती है। दरअसल लॉसन ने उस इंजन को टेसरेक्ट की मदद से बनाया था, जिससे कि उस इंजन को अनंत ऊर्जा मिल सके। उस ब्लास्ट की वजह से टेसरेक्ट की एनर्जी कैरल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट और एनर्जी ब्लास्ट जैसे पावर्स मिलते हैं और अब वो बेहोश हो जाती है। इसीलिए यॉन को वो इंजन तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी एनर्जी कैरल के शरीर में एब्जॉर्ब हो गई। इसी वजह से यॉन उसे उठाकर अपने प्लेनेट हाला ले गया और उसकी याददाश्त मिटा दी, ताकि वक्त आने पर क्री लोग उसके शरीर से उस एनर्जी को निकाल सके। दरअसल डॉक्टर वेंडी लॉसन, जो असल में क्री साइंटिस्ट मार्वेल थी, वो लाइट स्पीड इंजन इसीलिए बना रही थी ताकि स्क्रल्स एक नया घर ढूंढ सके और क्री एम्पायर के जुल्म से बच सके। क्योंकि क्री एम्पायर का असली मकसद है गैलेक्सी में अपना कंट्रोल बढ़ाना। वो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते हैं और दूसरी स्पीसीज को या तो अपना गुलाम बनाना चाहते हैं या उनका नाम और निशान मिटा देना चाहते हैं। वो ये मानते हैं कि शांति तभी हो सकती है जब सब उनके हुक्म में हो। इसी वजह से वो स्क्रल्स को खतरनाक मानकर उनका सफाया करना चाहते हैं, जबकि असल में स्क्रल्स सिर्फ एक नया घर चाहते हैं। लॉसन को क्री के असली घटिया मकसद का पता चल गया था, इसीलिए उनका मकसद था कि ऐसा इंजन बनाना जो स्क्रल्स को दूर किसी सुरक्षित जगह तक ले जा सके, बहुत तेज लाइट स्पीड पर, ताकि स्क्रल्स अपने परिवार के साथ शांति से जी सके और कोई भी क्री उन्हें ना पकड़ सके। वो इंजन टेसरेक्ट की एनर्जी से पावर्ड था, क्योंकि सिर्फ वही इतनी बड़ी ऊर्जा दे सकता था इस मिशन के लिए। और अब कैरल को यॉन और क्री एम्पायर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और उसे अब सब कुछ याद भी आ जाता है। तालोस उससे कहता है कि मेरी मदद करो, सिर्फ तुम ही उस कोऑर्डिनेशन के बारे में जानती हो। कैरल कहती है कि अब क्या फायदा, मैंने तो उस इंजन को बर्बाद कर दिया था। तालोस कहता है कि नहीं, तुमने सिर्फ उस इंजन को तबाह किया था, लेकिन जिस कोर से उस इंजन को पावर मिल रहा था वो अभी भी लॉसन के लैब में है। और इसीलिए अब कैरल तालोस की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। वो कहती है कि ये लोकेशन स्पेस में कहीं पर है, हमें जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँचना होगा, इससे पहले कि यॉन रॉग वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन उनके पास स्पेस में जाने लायक कोई भी स्पेसशिप नहीं होता। इसीलिए तालोस का एक साइंटिस्ट उसी प्लेन को स्पेस के लिए तैयार करता है जिसमें कैरल और फ्यूरी प्रोजेक्ट पेगासस से बचकर निकले थे। और अब इधर यॉन अर्थ पर पहुंचकर कैरल से मिलने जाता है, लेकिन वो कैरल से कुछ सवाल पूछता है ताकि वो ये जान सके कि ये कैरल है या कोई स्क्रल। लेकिन कैरल सभी सवालों का सही जवाब दे देती है, सिवाय एक सवाल के कि जब तुम्हें हाला में लाया गया था तब तुम्हें किसका खून चढ़ाया गया था। लेकिन कैरल उसका जवाब नहीं दे पाती और इसीलिए यॉन उसे मार देता है। और तब हम देखते हैं कि वो असली कैरल नहीं बल्कि एक स्क्रल थी। उस स्क्रल की बातों से यॉन को अंदाजा हो जाता है कि कैरल को अब सब कुछ याद आ चुका है और उसे यॉन का असली चेहरा भी दिखाई देने लगा है। और इसीलिए अब यॉन रॉनिन से कांटेक्ट करके उसे धरती पर हमला करने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो और उसका टीम कैरल का सामना नहीं कर सकते। और इधर कैरल, बाकी के सब लोग और गूज उस मॉडिफाइड शिप में बैठकर लॉसन के दिए गए कोऑर्डिनेट्स की तरफ रवाना हो जाते हैं। और आखिरकार वो लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां डॉक्टर लॉसन यानी मार्वेल की लैब थी। वो एक स्पेसशिप है जो इतने दिनों तक छुपा हुआ था, लेकिन कैरल अपनी टेक्नोलॉजी से उसे विजिबल बनाती है। अब वो लोग उस शिप के अंदर जाते हैं और अंदर उन्हें वो कोड यानी टेसरेक्ट मिलता है, जिसे वो लोग एक बॉक्स में रख देते हैं। लेकिन तब वो लोग वहाँ पर रखा हुआ एक कप में गर्म चाय देखते हैं और इससे उन्हें समझ आ जाता है कि वहाँ पर उनके अलावा और भी कोई है। और तभी तालोस अपने मुंह से कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालता है और ये सुनकर वहाँ बहुत सारे स्क्रल्स आ जाते हैं, जिसमें बच्चे और बूढ़े सब होते हैं। और एक स्क्रल सीधा तालोस के गले लग जाता है। दरअसल वो उसकी पत्नी होती है। और ये देखकर कैरल समझ जाती है कि क्री लोग कितने बुरे हैं। वो मासूमों पर अत्याचार करते हैं और उनसे उनका घर छीन लेते हैं। लेकिन तभी यॉन रॉग और उसकी टीम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कैरल उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसके गले में एक चिप होता है
जिसकी वजह से वो अभी भी पूरी तरह से क्री के चंगुल से आज़ाद नहीं हो पाती और इसीलिए यॉन उसे और बाकी सभी लोगों को पकड़ लेता है और उनसे टेसरेक्ट को छीन लेते हैं। और अब वो लोग कैरल को बंदी बना लेते हैं और उसे सुप्रीम इंटेलिजेंस यानी उस एआई से कनेक्ट कर देते हैं। वो एआई फिर से उसका ब्रेन वॉश करने लगती है, लेकिन इस बार कैरल उसकी बातों पर नहीं आती और वो उस एआई पर हमला कर देती है। लेकिन उसके गले का वो चिप उसे ऐसा करने नहीं देता, लेकिन बहुत मुश्किलों का सामना करके वो अपने व्हील पावर की मदद से उस चिप को नष्ट कर देती है। इससे वो अपनी पूरी शक्तियों पर भी काबू पा लेती है और उस एआई के चंगुल से भी आज़ाद हो जाती है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं और इससे फ्यूरी, मारिया और सभी स्क्रल्स आज़ाद हो जाते हैं और वो लोग स्टारफोर्स की टीम मेंबर्स पर हमला कर देते हैं और कैरल उनसे टेसरेक्ट भी छीन लेती है। अब मारिया और फ्यूरी वहाँ पर आते हैं। कैरल फ्यूरी को वो टेसरेक्ट लेने के लिए कहती है, लेकिन फ्यूरी कहता है कि मैं इस टेसरेक्ट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन तभी गूज अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह के अंदर से बड़े बड़े टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और उस टेंटिकल्स की मदद से वो उस टेसरेक्ट को निगल लेता है। दरअसल गूज एक नॉर्मल बिल्ली जैसा दिखता है, लेकिन असल में वो एक फ्लर्कन है, एक एलियन स्पीसीज जो बाहर से बिल्ली जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज होता है। गूज डॉक्टर वेंडी लॉसन यानी मार्वल की पेट थी। गूज के पास एक खास एबिलिटी होता है कि वो अपने मुंह से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकाल सकता है जो किसी भी चीज को तुरंत निगल सकते हैं। गूज के अंदर एक पॉकेट डायमेंशन होता है जिसमें वो कुछ भी स्टोर कर सकता है। वो अपने टेंटिकल्स से किसी को भी मार सकते हैं, इसीलिए स्क्रल्स और क्री सभी स्पीसीज फ्लर्कन से बहुत डरते हैं। इसके बाद टेसरेक्ट को जिस बॉक्स में रखा गया था, कैरल उस बॉक्स को अपने साथ ले जाती है ताकि यॉन को ये लगे कि टेसरेक्ट उसके पास है। इसीलिए अब टेसरेक्ट के लिए कैरल और स्टारफोर्स के टीम मेंबर के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। फ्यूरी और मारिया के ऊपर भी स्टारफोर्स के लोग हमला कर देते हैं, लेकिन गूज अपनी टेंटिकल्स से सबको मार देता है। कैरल बहुत ताकतवर होती है, इसीलिए उसे कोई भी हरा नहीं पाता, लेकिन यॉन के पास एक डिवाइस होता है जिससे वो किसी भी चीज को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है और इससे वो कैरल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाता और आखिरकार यॉन को पता चल जाता है कि टेसरेक्ट कैरल के पास नहीं बल्कि उसके साथियों के पास है, क्योंकि कैरल के हाथ से वो बॉक्स गिर जाता है। इधर तालोस, फ्यूरी और बचे हुए स्क्रल्स वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यॉन टेसरेक्ट को हासिल करने के लिए उनके ऊपर हमला कर देता है और इस हमले से तालोस जख्मी हो जाता है। अब यॉन और स्टारफोर्स के एक टीम मेंबर उनका पीछा करते हैं। कैरल यॉन के प्लेन को पकड़ लेती है, लेकिन यॉन अपने डिवाइस से उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इधर यॉन का टीम मेंबर उस प्लेन को फॉलो करती है, लेकिन मारिया जो उस प्लेन को चला रही है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि वो भी पहले कैरल के साथ प्लेन उड़ाती थी। इसीलिए वो दुश्मन प्लेन को चकमा देकर उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है। लेकिन अब यॉन उनका पीछा करता है और उन पर हमला कर देता है और इधर प्लेन से गिरने के बाद कैरल सीधा नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी वो अपने अंदर की शक्तियों को जगाती है और इससे वो उड़ने लगती है और सीधा आकर यॉन के प्लेन पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। और अब रोनन भी अर्थ तक पहुंच जाता है और आते ही बहुत सारे बड़े बड़े और खतरनाक मिसाइल्स धरती पर छोड़ देता है। अगर ये मिसाइल्स धरती से टकरा गया तो धरती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, लेकिन कैरल अब इतना पावरफुल बन जाता है कि वो उन सभी मिसाइल्स को अकेले ही बर्बाद कर देती है, जिससे धरती पूरी तरह से बच जाती है। इसके बाद कैरल रोनन की शिप की तरफ जाती है, इसीलिए रोनन अपने ड्रोन से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन अब कैरल इतना पावरफुल बन जाता है कि इस हमले से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उन सभी ड्रोन्स को बर्बाद कर देती है और वो रोनन की एक शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और इसीलिए कैरल की ताकत को देखकर रोनन वहां से भाग जाता है। अब सिर्फ यॉन अकेला बचता है। यॉन जानता है कि अब वो किसी भी हालत में कैरल से नहीं जीत सकता, इसीलिए अब वो फिर से वही पुराना चाल आजमाता है। वो कैरल को अपनी बातों में फंसाना चाहता है, लेकिन इस बार कैरल उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है, लेकिन वो उसे जिंदा छोड़ देती है और उसे उसके शिप में बिठा देती है ताकि वो वापस क्री के प्लेनेट हाला तक पहुंच सके और सुप्रीम इंटेलिजेंस तक खबर पहुंचा सके कि वो जल्द ही हाला पर हमला करने वाली है। और अब आखिरकार ये जंग यहीं पर खत्म हो जाती है। इधर फ्यूरी गूज से खेल रहा होता है, लेकिन गूज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो फ्यूरी के लेफ्ट आई पर हमला कर देता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी क्यों अपने लेफ्ट आई पर ब्लैक पैच पहनता है, क्योंकि उस हमले से धीरे धीरे फ्यूरी की आंख पूरी तरह से खराब हो गई थी। कैरल तालोस से प्रॉमिस करती है कि वो उनके लिए एक नया घर जरूर ढूंढेगी। वो ये भी कहती है कि मार्वल ने जो प्रयास शुरू किया था उसे मैं खत्म करूंगी। और अब कैरल फ्यूरी से उस टेसरेक्ट को धरती पर ही कहीं छुपाने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ वो सबसे सेफ रहेगा। अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब कैरल फ्यूरी को अपना पेजर वापस दे देती है, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड करके, जिसे उसने फ्यूरी से ले लिया था।
ताकि जब भी उसे कैरल की मदद पड़े तो वो यहाँ आ सके, लेकिन सिर्फ किसी इमरजेंसी के लिए। दोस्तों, क्या आपको याद है कि निक फ्यूरी ने इसी पेजर की मदद से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में किसी को सिग्नल भेजा था। दरअसल वो कैरल को ही सिग्नल भेज रहा था ताकि वो आकर सबको बचा सके, और इसी वजह से कैरल एवेंजर्स एंड गेम में धरती पर आई थी। उसने आते ही थैनोस की शिप को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और जंग में एवेंजर्स का साथ दिया था। अब कैरल क्री के छेड़े हुए जंग को खत्म करने और गैलेक्सीज में शांति लाने के लिए सबसे अलविदा कहकर धरती से निकल जाती है। दूसरी तरफ स्क्रल्स मार्वल के लाइट स्पीड इंजन से बनी हुई स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और इसके बाद कैरल और स्क्रल्स लाइट की स्पीड से स्पेस में अपना सफर शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इंजन तो लाइट स्पीड से ट्रेवल कर ही सकती है, लेकिन कैरल भी लाइट के स्पीड से उड़ सकती है। और इधर अब निक फ्यूरी को शील्ड का हेड बना दिया जाता है। फ्यूरी को अब समझ आ जाता है कि अब धरती पर सिर्फ इंसानी फौज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि खतरा अब स्पेस से भी आ सकता है। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक ऐसा टीम बनाने का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। उन्हें ये लगता है कि कैरल की तरह और भी कई सुपर हीरो हो सकते हैं। उन सबको लेकर एक टीम बनाना जो धरती को स्पेस और दूसरी दुनिया से होने वाले सभी खतरों से बचा सके। और जब वो कैरल की फाइल देख रहे होते हैं तो उसमें कैरल की प्लेन पर लिखा होता है एवेंजर, और इसी से इंस्पायर होकर फ्यूरी उस मिशन का नाम रखते हैं द एवेंजर्स इनिशिएटिव। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में गूज उस टेसरेक्ट को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है, और इसीलिए उस टेसरेक्ट को सीट के हेडक्वार्टर में बहुत ध्यान से और टाइट सिक्योरिटी के साथ रख दिया जाता है, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।